जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो है सो ज्योग्राफी यानी भूगोल का, जिसमें से चैप्टर 1 है जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। तो चलिए आज हम लोग इस पे बात करते हैं कि मानव भूगोल प्राकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में क्या क्या जानकारी हमें जो है सो 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में मिलने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस अध्याय में जो है सो हमने पढ़ने वाले हैं, क्या हम पढ़ेंगे कि मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह का मनुष्य जो है सो टेक्नोलॉजी का विकास किया, किस तरह मनुष्य जो है ना सो टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। जो पहले मनुष्य कैसे थे, कैसे धीरे धीरे वो बढ़ते गए और आज जिस प्रकार से बहुत सारे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है, इसका आविष्कार कैसे हुआ है। और हम इसमें क्या देखेंगे कि इस अध्याय में हम यह भी पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्षेत्र का क्या है, मानव भूगोल क्षेत्र का क्या है और हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे चीज़ों को भी हम इसी में देखने वाले हैं। देन अगर हम आगे बढ़े तो इसमें और क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि इससे पिछली कक्षा में जो पुस्तक आपने पढ़ी थी यानी 11th क्लास में जो पढ़ी थी, ठीक है, इस पुस्तक का जो है उसका नाम जो है मानव भूगोल के सिद्धांत में था, मूल सिद्धांत के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे जो है सो आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक्स जो है उस पर चलते। पहला टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में मानव भूगोल की परिभाषा। पहले ये देखेंगे कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान देंगे कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है कि मानव भूगोल जो है सो मानव और प्रकृति दोनों के बीच जो संबंध बताती है, यानी संबंध का जो अध्ययन करा देती है, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। आगे अब ध्यान देंगे कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन भी कराती है और इसे हम मानव भूगोल कहते हैं। अब अगर बात करें मानव भूगोल के क्षेत्र का, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 5-6 क्षेत्र। ठीक है, मानव भूगोल के जो है सो 6 क्षेत्र है। पहला है नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल। ये क्या है तो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। देन अगर हम पहले अगर बात करें मानव भूगोल के उपक्षेत्र का, तो मानव भूगोल का उपक्षेत्र 5 है, जिसमें से संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये है। इससे विस्तार से आपको बताई जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि भौगोलिक विचारधाराएं जो है इसकी किस प्रकार की है। नियतिवादी निश्चयवादी विचारधारा भी इसे बोल सकते हैं, संभववाद विचारधारा भी कह सकते हैं, नव निश्चयवाद विचारधारा जो है सो भौगोलिक विचारधाराएं में हमारे पास आ जाएंगे। तो भौगोलिक विचारधारा अगर पूछा जाए तो नियतिवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद विचारधारा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको हमने बताया कि एक एक करके सारे टॉपिक को आपको बताया जाएगा। तो ये पहले हम लोग देखेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र में नगरीय भूगोल क्या होता है। तो नगर यानी कि शहर, सिटी, ठीक है, जहां पर लोग रह करके प्राकृतिक के चीजों का उपयोग करते। क्या शहर में रह करके बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे क्या सभी लोग जो है सो प्रकृति पर ही निर्भर है, चाहे वो शहर में है या टाउन ये गांव में है। तो जो शहर में रहते हैं और जो प्राकृतिक से जुड़े हुए सारे काम करते हैं, और जो भू क्षेत्र में शहर है वो भू क्षेत्र को हम कह सकते हैं नगरीय भूगोल। यानी वहाँ की जो भी कार्य व्यवस्था चल रही है वो नगर से ही चल रहा है, इसलिए हम उसे नगरीय भूगोल के नाम से जानते हैं। हमारे पृथ्वी पर बहुत भौगोलिक स्थिति के अनुसार बहुत सारी जनसंख्या है, अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं, जिसे हम मिला करके बोलेंगे। और जो व्यक्तियों की संख्या है उसे हम बोल सकते हैं जनसंख्या भूगोल, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या नहीं मिलकर प्राकृतिक के हर एक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिसे हम जनसंख्या भूगोल के नाम से बोल सकते हैं। आर्थिक भूगोल, ये भूगोल की स्थिति से क्या होती है कि हमें बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं भी इसी से प्राप्त हो जाती है। राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, हम यहाँ पर रह सकते हैं, रहने के लिए हमें मिल जाता है, इसी में रह करके हम समाज बनाते हैं, है ना।
भूगोल यानी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रह करके ही हम अपना समाज का निर्माण करते हैं, तो इसे हम सामाजिक भूगोल का नाम दे सकते हैं। उसी प्रकार से मानव भूगोल का उप जो क्षेत्र है उसको आप बताएं संसाधन भूगोल, यानी कि हम प्राकृतिक से लेकर के बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन है क्या कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे हम संसाधन कहते हैं, और ये हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो प्राकृतिक से होती है, तो वो संसाधन भूगोल कहलाएगा। कृषि भूगोल यानी कि हम जमीन पे ही रह करके यानी भौगोलिक क्षेत्र को मानसून को मानते हुए कृषि का कार्य करते हैं, तो कृषि भूगोल कहलाता है। उद्योग भूगोल, ये भी हम प्राकृतिक पर निर्भर होकर के। पर्यटन भूगोल भी, पर्यटन का मतलब तो कोई ऐसे स्थल जो घूमने लायक हो, ऐतिहासिक हो या नए तरीका से बनाया गया हो, ठीक है। व्यापारिक भूगोल, जो व्यापार भूगोल हो गया, तो ये भी हम प्राकृतिक की सहायता से ही कर पाते हैं। चलिए, इसमें अब हमको बताना है कि नियतिवाद दैट मीन्स निश्चयवाद विचारधारा क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि प्रारंभ में यानी शुरू में मानव आदिम अवस्था में था। किस अवस्था में था? आदिम अवस्था में था। उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था, यानी जैसे जहाँ पर हम बहुत दिन से रहेंगे, ठीक है, और वो हमारे लिए नया रहेगा, तो धीरे 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 रहते रहते क्या होगा कि हमें वहाँ की सारे चीज़ों के बारे में पता हो जाएगा और उसी के जैसा हम भी ढल जाएंगे, ठीक है, ये सबको पता है। और क्या हुआ कि इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी था बहुत कम था। मानव विकास भी बहुत कम हुआ था, मानव का जो विकास हुआ था वो बहुत कम हुआ था। नियतिवाद विचारधारा में हम लोग बात कर रहे हैं कि नियतिवाद विचारधारा में क्या था कि प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था और ये प्रकृति के अनुसार ढल लिया था, और इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत कम था, मानव विकास बहुत कम हुआ था। उसके बाद मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था और उसकी प्रचंडता से डरता था, जैसे गरज, मलक या भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे चीज़ जो था इससे लोग डरते थे। हवा, तूफान, बारिश, ये सबसे बहुत लोग पहले डरते थे, क्योंकि सोचते थे कि हमें भगवान यानी प्राकृतिक रूप से हो रहा है, ठीक है। अब हम मौसम को पढ़े और मौसम के आधार से हम हर मौसम को जानते हैं कि ये मौसम अब आने वाला है, ये होने वाला है। उस समय इतना जानकार लोग नहीं थे, इसलिए उसकी पूजा भी करते थे, उससे डरते भी थे और उनको सुनते भी थे, ठीक है। आगे, संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था। किसी भी संसाधन की अगर जरूरत होता था तो मानव किसके ऊपर निर्भर रहता था, तो सीधे प्रकृति पर निर्भर रहता था। इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम भी दिया गया है, यानी कि सीधा वो प्राकृतिक पर निर्भर रहा तो उसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। और रेटजेल, रिटर और हम्बोल्ट इसके समर्थक थे। ये जो भूगोल शास्त्री थे, ये लोग जो है इस बात का समर्थक भी रहे हैं। आगे जो पॉइंट हमारा है वो है संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा क्या है कि समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ, जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे मनुष्यों का विकास होते गया, तो ये संभववाद विचारधारा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विडाल डी ला ब्लास इसके समर्थक थे। संभव विचारधारा के समर्थक किसे कहा गया है? विडाल डी ला ब्लास। देन अब वह प्रकृति से डरता नहीं था, यानी कि बहुत दिन होने के बाद जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे लोग जान गए कि इतने दिन के बाद बारिश होता है, इतने दिन के बाद गर्मी आता है, इतने दिन के बाद ठंडा आता है, ज्वालामुखी होता है, तो भूकंप आता है, तो बाढ़ आता है। ऐसे लोग अब समझ चुके थे कि इतने इतने दिन में इस प्रकार से होता है, इससे ये नुकसान होता है, तो हम उससे बच लेंगे। तो अब जो है सो प्राकृतिक से वो डरता नहीं था, मतलब डरता तो सब कोई था लेकिन उतना ज़्यादा डर नहीं था। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने भी लगा था, का संभववाद विचारधारा के अनुसार, ठीक है। उसके बाद अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने भी लगा और अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन भी कर सकता था। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा है, संसाधनों का भी खोज हो गया था, बहुत सारे संसाधन का आविष्कार भी हो गया और उसका इस्तेमाल भी लोग करने लगे थे। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया, बहुत सारे तकनीकों चीज़ों का आविष्कार किया, छोटे मोटे कारखानों का बनाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना सीख लिया। इस सारे चीज़ों का जो है सो उन लोगों ने निर्माण करना शुरू कर दिया, आविष्कार करना शुरू कर दिया। कब? संभववाद विचारधारा में। अब ये देखेंगे हम लोग नव निश्चयवाद विचारधारा में क्या हुआ था, मानव क्या सीखे थे। तो
ग्रिफियर टेलर इस विचारधारा के समर्थक है, ये आपको याद रखना है। नव निश्चयवाद मध्यम मार्ग, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। और नई संकल्पना के अनुसार ना तो नितांत मीन्स पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही पूरी तरह स्वतंत्रता यानी संभववाद है। यानी कहने का मतलब यह है कि नव निश्चयवाद में यह विचार दिया गया है कि ना हम ना हम प्रकृति को पूरी तरह से जान पाए हैं और ना जान पाएंगे। प्राकृतिक को केवल हम उसके अनुसार ढल गए, लेकिन उसे हम पूरी तरह से जाने नहीं, अभी भी हम स्वतंत्र नहीं है। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर हम प्राकृतिक के नियम के अनुसार ही चलेंगे, उसका नियम का पालन करेंगे, तभी हम उसमें कुछ कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि बरसात के दिनों में बोने वाला चीज़ अगर हम गर्मी के दिनों में बोते हैं, तो क्या बरसात के दिनों के जैसा क्या उपज देगा वो चीज़? हमें नहीं देगा। तो प्राकृतिक के नियम के अनुसार ही हमें चलना होगा, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद जो है सो संभववाद के बीच का रास्ता बताती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से लोग करते चले गए। तो मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया है। तो मनुष्य टेक्नोलॉजी का आविष्कार कब किया? प्रकृति के नियमों को अच्छी तरह से समझने के बाद कि प्राकृतिक में कब कैसे किस तरह से होता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे घर्षण एवं उष्मा। घर्षण और उष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करने लगे। दैट मीन्स कि जब पहली बार आग का खोज हुआ था तो जंगल में सूखी सूखी जो बांस की लकड़ियां थी, ठीक है, वो आपस में हवा तूफान की वजह से रगड़ाने के बाद घर्षण हुए, घर्षण से उससे आग पकड़ा, है ना। तो उसी तरह से प्रक्रियाएं चलती रही, तो लोगों ने देखा कि ये आपस में रगड़ने घर्षण होने के कारण ही इससे उष्मा प्राप्त हो रही है। तो लोग पत्थर को टकराना शुरू किए, या फिर शिकार वगैरह करते थे। ठीक है, तो शिकार करते थे तो पत्थर फेंक करके छोटे छोटे जानवरों को मारते थे, तो पत्थर कोई दूसरे पत्थर में टकराया तो उससे चिंगारी निकलता था। तो उससे भी उसे पता चला कि किसी भी चीज़ पत्थर को दूसरे पत्थर में टक्कर मारने से भी आग निकल सकता है। उसे नुकीला बनाने के लिए उसे दूसरे पत्थर पर रगड़ा जाता था। जब रगड़ा तो उसे पता चला कि इस तरह से घिसने के बाद भी हमें चिंगारी मिल रही है, तो उससे भी हम उष्मा निकाल सकते। इस प्रकार से आग का आविष्कार हुआ। आगे क्या हुआ? डीएनए और आनुवांशिकी। इन्हें समझने के बाद ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। यानी कि डीएनए और आनुवांशिकी को पहचानने के बाद, है ना, बीमारियों का कुछ ना कुछ इलाज होता रहा और मिला। आगे वायु की गति को नियम को जब समझा गया, तो अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं। तो इसे समझने के लिए वायु की गति का नियम को लोगों ने समझा। उसके बाद प्राकृतिक का मानवीकरण के रूप में हम लोग बात करेंगे कि समय के साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा। समय बीतते गया, मानव विकसित होते गया और प्राकृतिक और पर्यावरण दोनों को समझना शुरू कर दिया। प्रकृति बलों को समझने भी लगा। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, फलोधान, मैदान, चारागाह, पतन, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास किया गया। और हम लोग इस प्रकार से देखें कि पूरी चैप्टर जो थी सो मानव भूगोल के ऊपर निर्भर था, और मानव जो सो प्राकृतिक को कैसे पहचाना और उससे जानने के बाद किस प्रकार से अपने आप को विकसित किया और किस किस तरह का टेक्नोलॉजी जो सो आविष्कार करते चले गए। और अभी भी कोई भी चीज़ नया चीज़ का आविष्कार होता है तो कुछ ना कुछ प्राकृतिक के सहायता यानी कि प्राकृतिक के नियमों को जानने के बाद ही किया जाता है। इतना कुछ होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है उसको कम से कम 30 शब्दों में लिखना है, और 2 क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें से कम आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, मानव भूगोल को परिभाषित करें, जो कि हम पहले भी आपको बता दिए। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र है उसका नाम बताना है, वो भी आपको इसी नोट्स में मिल जाएगा।
मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, वो भी आपको टॉपिक के अनुसार ही मिल जाएगा। ठीक है, आप केवल एक बार इसे और बढ़िया से देख लेंगे। फिर है मानव के प्राकृतिककरण की व्याख्या कीजिए, कि मानव जो है सो प्रकृति को किस प्रकार से जाना और फिर क्या क्या आविष्कार किया या क्या क्या टेक्नोलॉजी का विकास किया, वो सारी चीज़ों को बताना है। फिर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी भी लिखना है। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके ऊपर शॉर्ट टिप्पणी लिख देना, यानी कि जितने टॉपिक्स आपको अभी पढ़ाई गई ये सभी में से छोटी सी एक नोट्स आपको तैयार कर देना है उस क्वेश्चन के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।